हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अल्फा टू ओमेगा एनसीईआरटी। मैं शिवानी कसौंधन आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक, जिसका सेकंड चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये है 4th पार्ट। तीनों पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में बैटल्स होते हैं और इस तरीके से 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ के साथ ही ब्रिटिशर्स को कर्नाटक मिल जाता है। कर्नाटक के बाद अब हमें पढ़ना है 4th पार्ट में वार विद द मराठास, यानी मराठास के साथ में युद्ध। वार विद द मराठास यानी मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो वार्स हुए हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम मराठास के बारे में देख लेते हैं। जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी और जब स्थापना की थी तो मेनली ये लोग महाराष्ट्र के थे, यानी कि मराठा साम्राज्य का जो एरिया था वो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य का था। लेकिन जब इन्होंने अपने शासन का विस्तार करना शुरू किया, यानी मराठा साम्राज्य के जो बाद के शासक हुए हैं उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक ये गए। और एक टाइम ऐसा आया जब इनका शासन अटक से कटक तक और गुजरात से बंगाल तक हो गया। अटक से कटक का मतलब क्या है कि अटक पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है और कटक उड़ीसा में पड़ता है। इसको हम मैप से अच्छे से समझेंगे। तो जैसे कि मैप में आपको दिख रहा है कि नॉर्थ में अगर हम अटक की बात करें तो ये वाला एरिया जो अटक ये लिखा हुआ है ये इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। और अगर नीचे यहाँ कटक की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो मराठा साम्राज्य का विस्तार अटक से कटक तक। और अगर इधर गुजरात की बात करें, गुजरात और ये रहा बंगाल, तो बंगाल का पूरा एरिया तो इनमें नहीं था, लेकिन ये जो पटना है, पटना वाला एरिया ये भी पहले बंगाल एरिया में ही आता था। तो इस एरिया तक इन्होंने टच किया था, इसीलिए इसको कहते हैं कि अटक से कटक तक और गुजरात से बंगाल तक के इनका शासन विस्तार हो गया था। तो फ्रेंड्स, हमने मैप से देखा कि मराठास का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया था। इसके बाद हमने देखा फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो सॉट टू कर्व एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। तो 18th सेंचुरी, लास्ट 18th सेंचुरी में कंपनी भी ये चाहती थी कि मराठास के पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि वो बहुत अपना शासन विस्तार कर रहे थे और इससे कंपनी को खतरा था। आपने पहले भी देखा जब टीपू सुल्तान के साथ ब्रिटिशर्स का युद्ध हो रहा था तो मराठास ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी ताकि वो उन्हें कर्नाटक मिल जाए और वो टीपू सुल्तान को हराकर कर्नाटक के एरिया को अपने महाराष्ट्र में मिला लें। तो इस तरीके से हमने देखा कि मराठा साम्राज्य का लगातार विस्तार हो रहा था। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास ड्रीम ऑफ अ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज सेटर्ड। तो एक बात पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब मराठास का विस्तार इतनी दूर तक हो गया तो उन्होंने ये सोचा कि हम दिल्ली तक जाएंगे, यानी दिल्ली पर भी हमारा शासन होगा और जो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता था उसको पूरे भारत का राजा मान लिया जाता था। तो उस समय दिल्ली पर मुगलों का शासन था और मुगल तो वैसे भी औरंगजेब के बाद बहुत कमज़ोर हो गए थे। जितने भी राजा हुए हैं वो सब बहुत बस नाम मात्र के राजा रह गए थे। तो इस तरीके से मराठास का जो सपना था दिल्ली में शासन करने का, वो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद शैटर हो गया। यानी कि पानीपत का जब तीसरा युद्ध 1761 में हुआ तो उनका दिल्ली से शासन करने का सपना टूट गया। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्या है। तो ईरान एक देश है, फारस भी जिसको कहते थे ईरान, वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। ईरान का एक राजा था नादिर शाह। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया नादिर शाह ने और वहाँ पर बहुत सी लूटपाट की, क्योंकि दिल्ली पर कोई शक्तिशाली राजा था नहीं तो वहाँ पर उसका किसी ने विरोध किया नहीं। उसके बाद वो बहुत सारा धन लेकर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेकर वो ईरान वापस लौट गया। लेकिन उसका एक सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली यहीं इंडिया में रह गया और वो लगातार दूसरे राज्यों में अपना शासन फैलाता गया, दूसरे राज्यों पर आक्रमण करता गया। और चूंकि मराठा एक बहुत बड़ी शक्ति थी उस समय, बहुत से किंगडम पे उनका राज था मराठास का, तो इसीलिए अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह के सेनापति का नाम था अहमद शाह अब्दाली, उसने 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किया मराठास के साथ में, जिसमें मराठास की हार हो गई। यानी कि मराठास की जो पावर थी वो ख़त्म होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी।
पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पानीपत का एरिया आज जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा स्टेट में एक जगह पानीपत है, वहाँ का एक पानीपत एरिया है, वहीं पर युद्ध हुआ था, इसलिए इसको पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। तीसरा थर्ड बैटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पहले भी 2 बैटल्स हो चुके हैं, वो इस समय आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो लास्ट में हमें ये समझ में आया कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया और मराठास की पावर कम होने लगी। इस तरीके से दिल्ली से उनका शासन करने का जो सपना था मराठास का कि हम दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे और पूरे इंडिया पे रूल करेंगे, वो तो ख़त्म हो गया। तो इसके बाद उनका क्या हुआ? दे वर डिवाइडेड इंटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ सरदार्स बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। अब जो मराठा साम्राज्य था वो कई स्टेट्स में बट गया और इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में जो चीफ्स होते थे, यानी जो अलग अलग स्टेट के सरदार हैं जिनको सरदार कहते थे, वो अलग अलग डायनेस्टीज से बिलोंग करते थे। यानी अलग अलग राजवंशों से जो सरदार आते थे वही वहाँ के एक तरीके से राजा हो गए, एक तरीके से वहीं के उस एरिया के अलग अलग स्टेट के अलग अलग सरदार हो गए। उन सरदारों में कुछ डायनेस्टीज मेन थी, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। और ये जो सरदार हैं इनका एक चीफ होता था जिसको हम पेशवा कहते हैं। दी चीफ्स वेर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। तो इन सब का, ये जितने भी सरदार थे, इनका एक चीफ होता था जिसको हम पेशवा कहते थे, प्रिंसिपल मिनिस्टर यानी एक तरीके से प्रधानमंत्री होता था। वो एक संधि, वो ये सभी सरदार एक संधि के तहत इस पेशवा के अंडर में थे और जो पेशवा का एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो उनका प्रशासन होता था, वो पुणे से होता था। इसके आगे हमें देखना है, महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। तो 2 फेमस राजनेता थे उस समय मराठा साम्राज्य के, जिनका नाम है महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ये दोनों एक राजनेता थे और सैनिक भी थे, यानी कि सेनापति थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि मराठास की पावर धीरे धीरे कम होने लगी। उसके बाद में ब्रिटिशर्स के और मराठास के बीच में जो युद्ध हुए हैं, जिस तरीके से पूरी तरीके से मराठा की शक्ति छीड़ हो गई, पूरी तरीके से मराठा डिस्ट्रॉय हो गए, उसके बारे में हमें देखना है। द मराठास वेयर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वार्स। तो इतना आसान भी नहीं था मराठास को हराना। तो इसके लिए जिस तरीके से टीपू सुल्तान को हराना इतना आसान नहीं था, उसी तरीके से मराठास की पावर को कम करना इतना आसान नहीं था। तो मराठा को की पावर्स को कम करने के लिए, उनको हराने के लिए बहुत से वार्स लड़ने पड़े, बहुत से युद्ध हुए। इन द फर्स्ट वार दैट इंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई। तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, यानी कि अंग्रेज़ों और मराठास के बीच में जो पहला युद्ध हुआ, वो 1782 में ख़त्म हुआ और सलबाई की संधि के साथ ख़त्म हुआ। देयर वॉज नो क्लियर विक्टर। और इस युद्ध में कोई ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन जीता, यानी कि बराबर की बात रही, ना कोई जीता ना कोई हारा। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 05 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Odisha and the territories north of the Yamuna River, including Agra and Delhi। और 1803 से 1805 तक के सेकेंड वार हुआ। दूसरे युद्ध में क्या हुआ कि ये कई मोर्चों पर लड़ा गया, यानी कि अलग अलग जगहों पर लड़ा गया और इसमें ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा राज्य को जीत लिया। यानी जो कटक वाला एरिया था, उड़ीसा वाला एरिया था, वो ब्रिटिशर्स ने मराठास से जीत लिया। और फिर यमुना नदी जो थी, यमुना नदी के नॉर्थ में जो एरिया पड़ता था, जिसमें आगरा था और दिल्ली थी, यानी कि आगरा जो इस समय उत्तर प्रदेश में है, आगरा वाला पार्ट और दिल्ली वाला भाग जो है वो ब्रिटिशर्स ने जीत लिया। तो जो मेन हिस्से थे वो ब्रिटिशर्स ने जीत लिए। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑफ 1817 to 19 क्रस्ट मराठा पावर। और लास्ट में तीसरा युद्ध होता है, तीसरा एंग्लो मराठा वार होता है, जिसमें मराठास की पावर को पूरी तरीके से क्रश कर दिया गया। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। और जो उस समय पेशवा था, यानी कि जो मेन प्रिंसिपल मिनिस्टर होता था पेशवा, उसमें बाजीराव सेकंड उसका नाम था। बाजीराव सेकंड को कानपुर के निकट बिठूर नामक एक जगह है, वहाँ पर उसे पेंशन के मतलब पेंशन देकर भेज दिया गया। और पेंशन देने का मतलब है कि वो वहाँ बाजीराव सेकंड वहीं पर रहता था और उसको हर महीने पेंशन दे दी जाती थी, उसी पर वो पलता था।
द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। अब जो विंध्यास थे यानी कि विंध्य की जो पहाड़ियाँ थी, उसमें उसके साउथ का जितना भी एरिया था, जितनी भी टेरिटरीज थी, उस सब पे कंपनी का पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि साउथ इंडिया, पूरे साउथ इंडिया पर अब कंपनी का कंट्रोल हो गया था। द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, अब हमें पढ़ना है द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, यानी कि सर्वोपरि की नीति। सर्वोपरि का मतलब ये होता है कि जो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे प्रमुख होता है, उसको हम पैरामाउंटेंसी की नीति कहते हैं। It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से अर्ली में कंपनी ने हर एक हर एक टेरिटरी में यानी कि हर एक क्षेत्र में अपने विस्तार के लिए एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, यानी आक्रामक नीति अपनाई। यानी कि अब वो कोई चाले नहीं चलता था, कोई अलग से इनडायरेक्ट तरीका नहीं लगाता था, वो डायरेक्ट अटैक करता था और सारे स्टेट्स को, सारे टेरिटरीज़ को अपने अंडर में लेने, कंपनी अपने अंडर में लेना चाहती थी। तो इसको हम क्लेम टू पैरामाउंटेंसी कहते हैं, यानी कि सर्वोपरि की नीति। ये कैसे पैरामाउंटेंसी की नीति दिमाग में आई? तो हुआ क्या कि जो मेन भारत में जो मेन शक्तियाँ थी, जो मेन किंगडम्स थे, जैसे मराठास हैं, बंगाल का शासन जो था, अवध का शासन था, दिल्ली की गद्दी थी, कर्नाटक का शासन था और उड़ीसा राज्य था। ये जितने भी मेन राज्य हैं, उन सबको तो अंग्रेज़ों ने जीत ही लिया था। अब उसके पहले पहले चैप्टर्स में हमने देखा कि बंगाल के शासन को, अवध के शासन को, दिल्ली की गद्दी को अभी हमने देखा कि मराठास से उन्होंने छीन लिया। तो इस तरीके से पूरे क्षेत्र पर, जो मेन क्षेत्र थे, सब पर अंग्रेजों का शासन हो गया। तब उन्हें लगा कि जब भारत में कोई शक्तिशाली राजा है ही नहीं, तो क्यों ना हम ही यहाँ पर राज करें, यानी कि यहाँ के पूरे स्टेट्स को हम अपने अंडर में ले लें। इसे हम पैरामाउंटेंसी की नीति कहते हैं, यानी कि सर्वोपरि की नीति कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823 अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी वाज इनिशिएटेड। तो एक गवर्नर जनरल था कंपनी का, जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। वो 1813 से 1823 तक इंडिया में इस पोस्ट पर रहा, गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहा है। तो उसके दिमाग में आई कि पैरामाउंटेंसी की एक पॉलिसी चलाई जाए, जिससे कि हम जितने भी स्टेट्स हैं उसको अपने अंडर में ले लें। Now the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian states. तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने डिक्लेयर कर दिया कि कंपनी की अथॉरिटी, यानी कि कंपनी का जो हक है, वो सबसे ऊपर है, सर्वोपर है और सुप्रीम है, और उसकी पावर इंडिया के किसी भी दूसरे किंगडम से ज़्यादा है। यानी कि इंडिया का कोई भी स्टेट हो, कोई भी किंगडम हो, उससे ज़्यादा कंपनी की पावर है, ये हेस्टिंग्स ने डिक्लेयर कर दिया। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। और कंपनी को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए, ये ज़रूरी था कि हम हर, मतलब कंपनी, वो हेस्टिंग्स कह रहा है कि ये ज़रूरी है कि हम हर एक राज्य को हड़प लें, हर एक इंडियन किंगडम को अपने कब्जे में ले लें। दिस व्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। और इसी नीति को ध्यान में रखकर आगे इसी बात को ध्यान में रखकर आगे सारी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ बनी। यानी कि अब पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि पूरे भारत पर हमारा राज्य हो। इधर हम साइड में एक पिक्चर देख लेते हैं। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, जिसने सर्वोपरि की नीति अपनाई थी, यानी पैरामाउंटेंसी के लिए क्लेम किया था। इसके आगे पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। तो इनकी जो प्रोसेस थी कि पूरे साम्राज्य पर हमारा ही अधिकार हो, पूरे भारत पर, ये अनचैलेंज्ड नहीं रहा। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये इनके लिए आसान था और किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इसका कई बार विरोध हुआ है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे आज एक यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when the British tried to annex the small state of कितूर in कर्नाटक today। तो एक साम्राज्य था, कितूर नाम का एक स्टेट था, जो इस समय कर्नाटक राज्य में पड़ता है। वहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने अपना एनेक्स करना चाहा, यानी कि उस राज्य को हड़पना चाहा, वहाँ की रानी थी रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट। उस समय रानी चेन्नम्मा ने
उनका मुकाबला किया, ब्रिटिशर्स का मुकाबला किया और एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस यानी कि ब्रिटिश के विरोध में एक विरोध चलाया, यानी कि एक आंदोलन चलाया उनके विरोध में। शी वाज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। और इस तरह वो अंग्रेज़ों से मतलब उन्होंने उनका विरोध किया, उनसे लड़ी, लेकिन 1824 में इनको अरेस्ट कर लिया गया, रानी चेन्नम्मा को, और ये जेल में 1829 में इनकी डेथ हो जाती है। बट उनका एक चौकीदार था, रायन्ना नाम था उसका। बट रायन्ना पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर। कित्तूर राज्य में, कित्तूर स्टेट में एक जगह थी संगोली, और संगोली का चौकीदार था या रायन्ना। उसने इस विरोध को जारी रखा, जो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने चलाया था उसको रायन्ना ने, चौकीदार ने जारी रखा। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। और जनता के सपोर्ट के साथ उसने बहुत से ब्रिटिश कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत से ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। लेकिन लास्ट में उसे भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1830 में उसे फांसी की सजा दे दी गई। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेसिस्टेंस लेटर इन द बुक। तो जिस तरीके से कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का विरोध किया था, उसी तरीके से और भी स्टेट्स में लोगों ने इनका विरोध किया, जैसे झांसी की रानी ने भी किया था 1857 में। इन सब के बारे में हम इस बुक में आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं रानी चेन्नम्मा का फोटो है, ये स्टेट ऑफ द क्वीन ऑफ कित्तूर। तो ये आप देख रहे हैं कि ये घोड़े पर सवार है और युद्ध के लिए रानी चेन्नम्मा। तो अब आगे पढ़ते हैं। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। तो अभी आपने देखा कि भारत में, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का हर तरह से विस्तार हो रहा था, वो हर जगह पर अपना शासन कब्जा कर रही थी। लेकिन 1830s के लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि रूस यहाँ पर आक्रमण कर सकता है, यानी कि रूस देश जो रशिया है वो भारत में अपना आक्रमण कर सकता है। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, यानी कि अपने रसिया अपना विस्तार करने के लिए एशिया में आ सकता है, एशिया कॉन्टिनेंट में। और अगर वो एशिया में आ सकता है तो वो इंडिया में भी इंटर करेगा, और इंडिया में वो इंटर करेगा तो किधर से करेगा, तो वो नॉर्थ वेस्ट से इंटर करेगा। ड्राइवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो इस डर से कि कहीं रशिया यहाँ पर आकर अटैक न कर दे, इसलिए ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वो भी हमारे कब्जे में आ जाए, यानी कि रशियन के आने का जो रास्ता है वो भी हमारे कब्जे में हो जाए, तो इस तरीके से हम उनका विरोध कर सकते हैं। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वार विथ अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड इस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। और इस डर की वजह से नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया पर कंट्रोल करने के लिए वो अफ़गानिस्तान के साथ उन्होंने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा, जो कि उस एरिया में पड़ता था। यानी अफ़गानिस्तान में उन्होंने 1838 से 1842 तक एक युद्ध किया, और इस तरीके से इनडायरेक्ट अपना कंपनी का वहाँ पर शासन हो गया। धीरे धीरे उन्होंने आगे आगे भी विजय की। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843, और 1843 में उन्होंने सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट इन द लाइन वाज पंजाब, और सिंध के बाद नंबर पंजाब का आया। पंजाब पर उन्होंने जब अपना शासन करना चाहा तो वहाँ पर एक महाराजा रणजीत सिंह थे, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। तो महाराजा रणजीत सिंह के कारण उन्हें कंपनी को अपने कदम वापस लेने पड़े। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है, टू प्रोलॉन्ग्ड वार्स वर फॉट विद द सिख किंगडम। तो दो सिख साम्राज्य के साथ में दो लंबे युद्ध करने पड़े, और इस तरीके से अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज अनेक्स्ड। और आखिर में दो युद्धों के बाद 1849 में पंजाब को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया अंग्रेज़ों ने। तो फ्रेंड्स, इस बात को हम मैप से समझते हैं। 1830s में आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग पूरे इंडिया पर विस्तार हो चुका था। इसके बाद इन्हें लगा कि अगर रशिया हमारे ऊपर अटैक करता है तो वो इस रास्ते से आएगा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से आएगा, और इसलिए इन्होंने सोचा कि हम इस एरिया पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं। इसके लिए इन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया, वहाँ पर युद्ध हुए, और इस तरीके से इनडायरेक्ट कंपनी का वहाँ पर भी रूल इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद इन्होंने सिंध को जीतना चाहा, सिख एम्पायर को जीतना चाहा। ये पंजाब वाला एरिया है,
और यहाँ पर सिख साम्राज्य का विस्तार था, यानी कि सिख लोगों के शासन था। और उसी में एक राजा थे, महाराजा रणजीत सिंह से इनको युद्ध करना पड़ा और लास्ट में 1839 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद भी उन्हें 10 साल तक ब्रिटिशर्स को यहाँ पर 10 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर 1849 में इनको पंजाब राज्य मिला। इस तरीके से इस पूरे एरिया में इनका विस्तार हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पैरामाउंटेंसी की पॉलिसी चलाई और पैरामाउंटेंसी पॉलिसी के तहत उसने बहुत से स्टेट्स को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था, जहाँ पर रशियन के आने का डर था, वहाँ पर उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद हमें पढ़ना है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये कौन सी पॉलिसी है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। The final wave of annexation occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. तो एक नाम आता है लॉर्ड डलहौजी का। ये 1848 से 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल की पोस्ट पर था। ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसने एक ऐसी योजना बनाई, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। इस पॉलिसी में क्या होता था, इसे हमें पढ़ना है। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is become part of company territory. इसका इस नियम में, इस पॉलिसी में ये था कि अगर किसी इंडियन स्टेट का एक ऐसा राजा जिसके कोई पुत्र नहीं होता है, जिसका कोई बेटा नहीं होता है, यानी कि उसका कोई मेल हेयर नहीं होता है और उस राजा की डेथ हो जाती है, तो उसका जो राज होगा वो कंपनी के हाथ में आ जाएगा, यानी कि कंपनी का कब्जा उस पर हो जाएगा। मतलब उस राजा की भले ही बेटियां हों, यानी कि फीमेल हेयर हो, बेटियां हों या फिर उसके भाई हों, लेकिन अगर कोई उसका पुत्र नहीं है, उसका बेटा नहीं है, तो वो किंगडम अंग्रेज़ हथिया लेते थे, यानी कि अंग्रेज़ कंपनी के हाथ में आ जाता था। और इस नीति को चलाकर उन्होंने एक के बाद दूसरा कई सारे राज्यों को हड़प लिया, जिसमें पहले सतारा 1848 में उन्होंने सतारा को हड़पा, क्योंकि सतारा के जो राजा थे उनके कोई पुत्र नहीं था और उनकी डेथ हो गई, इसलिए उन्होंने सतारा को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद संबलपुर 1850 में संबलपुर को, और 1852 में उदयपुर को, 1853 में नागपुर को, और लास्ट में 1854 में झांसी को भी अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि झांसी के जो राजा थे उनकी रानी लक्ष्मीबाई, उनका कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन उनका कोई खुद का बेटा नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि झांसी भी हमारे कब्जे में आ जाएगी। फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध, और अंत में 1856 में कंपनी ने अवध क्षेत्र को भी अपने कब्जे में ले लिया। अवध का जो एरिया था उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गूमेंट, और इसमें ब्रिटिशर्स ने एक आर्गूमेंट दिया अपनी तरफ से। दे सेड दे वे आर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। उन्होंने कहा कि अवध के जो नवाब हैं उनकी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, वो मिस गवर्नमेंट है, और इसलिए लोगों को उनकी गवर्नमेंट से आज़ाद करने के लिए हमें अवध को अपने कब्जे में लेना पड़ रहा है, और ये इस तरीके से हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि नवाब जो थे वहाँ के, वो तो अच्छे थे, बल्कि उनकी जगह पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जनता पर अत्याचार करती थी, और उसने सिर्फ इसलिए अपने अवध को अपने कब्जे में ले लिया था ताकि वो अपने शासन का विस्तार कर सके, वो पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर सके। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने नवाब को उनकी गद्दी से उतार दिया, उनके राज्य को छीन लिया, उससे जनता वहाँ की बहुत गुस्से में थी, और उसी गुस्से में अवध के लोगों ने 1857 के जो क्रांति हुई उसमें उन्होंने भाग लिया था। इसके बारे में हम आगे 1857 की क्रांति के बारे में इस चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वो टॉपिक है। इसके बाद आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं, पोर्ट्रेट ऑफ वीर सुरेंद्र सई। ये वे सुरेंद्र सई की फ़ोटो है। आपने अभी जो पढ़ा था संबलपुर का एरिया, जिसे 1850 में अंग्रेज़ों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अपने कब्जे में ले लिया था, तो उसी में ये एक वहाँ के जो राजा थे उनके ही एक बेटे थे सुरेंद्र सई। इनको अंग्रेजों ने वहाँ का राजा, नेक्स्ट जो उनका उत्तराधिकारी था राजा, वो मानने से इनकार कर दिया था और संबलपुर को अपने कब्जे में लेना चाहा था। उस समय सुरेंद्र सई बहुत वीरता से अंग्रेजों से लड़े थे, बहुत सारे युद्ध हुए थे, और उसके बाद इन्हें कई सालों तक जेल में भी रखा गया था। तो ये इनकी फोटो।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक, इसके आगे का पार्ट हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।